हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बंगाल के नवाब के बारे में। किस प्रकार बंगाल में नवाबों ने अपना शासन किया और किस प्रकार अंग्रेजों ने नवाबों को अपने बस में कर वहाँ पे शासन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बंगाल के नवाब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के नवाब के बारे में, किस प्रकार बंगाल के नवाब चलिए बंगाल के नवाब। आज का हेडिंग क्या है? बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब। तो बंगाल के नवाब किस प्रकार तो हम लोग हेडिंग डालेंगे बंगाल के नवाब। चलिए हेडिंग डाल दीजिए बंगाल के नवाब। अब देखिए बंगाल के नवाब में सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां। तो बंगाल के नवाब का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो बंगाल के नवाब में सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के उपरांत दूसरे नवाब के रूप में गद्दी पे बैठते हैं शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद गद्दी पे बैठते हैं सरफराज खां। और सरफराज खां के बाद गद्दी पे बैठते हैं अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के पश्चात गद्दी पे बैठते हैं सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पे बैठते हैं मीर जाफर। और मीर जाफर के बाद गद्दी पे बैठते हैं मीर कासिम। और मीर कासिम के बाद गद्दी पे बैठते हैं फिर मीर जाफर। और इनके पश्चात मीर जाफर के उपरांत गद्दी पे बैठते हैं नजम उद दौला। और नजम उद दौला के उपरांत गद्दी पे बैठते हैं तो ये सब शासक बंगाल में शासन करते हैं। मगर आपसे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं आपसे, सिराजुद्दौला से लेकर मीर जाफर मीर कासिम के शासनकाल तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चंस बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इन्हीं नवाब के शासनकाल में बनेगा। तो एक एक करके हम लोग बंगाल के नवाब को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां को। चलिए मुर्शिद कुली खां के को देखते हैं। तो मुर्शिद कुली खां गद्दी पे बैठते हैं और इन्हें स्वतंत्र बंगाल का नवाब कहा जाता है। ये 1722 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं और इन्हें स्वतंत्र बंगाल का नवाब कहा जाता है। तो स्वतंत्र बंगाल के नवाब के रूप में हम मुर्शिद कुली खां को जानते हैं, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात
1717 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन को फर्डुक्सियर के द्वारा दस्तक प्रणाली दिया गया था, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और बिहार की सूबेदारी प्राप्त की गई थी। और स्वतंत्र बंगाल के जब नवाब गद्दी पे बैठते हैं तो मुर्शिद कुली खां के कुछ कार्य हैं, जो कार्य ये अग्रणी ऋण किसान को देते हैं, और साथ में प्रशासन व्यवस्था बंगाल में सुधारते हैं। साथ ही ये किसानों को जमींदारों के द्वारा किया गया किसानों को जमींदारों के द्वारा किया गया तो जमींदार क्या करते थे, किसानों को, छोटे मोटे जो किसान होते थे उसे परेशान करते थे, उससे ज़्यादा लगान उछलते थे। तो इन्हें दबाने का कार्य भी मुर्शिद कुली खां ने किया। तो इनके विद्रोह को दबाने का कार्य और लास्ट में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु 1727 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुर्शिद कुली खां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकते हैं, जो मुर्शिद कुली खां को स्वतंत्र बंगाल के नवाब के रूप में जाने जाते हैं। साथ में इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1727 ईस्वी में। गद्दी पे कब बैठते हैं, तो 1722 ईस्वी में। मगर थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको दिया गया। अब इनके बाद इनका दामाद जो शुजाउद्दीन गद्दी पे बैठते हैं, तो बंगाल के गद्दी पे शुजाउद्दीन बैठते हैं, और शुजाउद्दीन के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य को देख लेते हैं। तो इनके ये शुजाउद्दीन जो गद्दी पे बैठते हैं, ये 1727 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि शुजाउद्दीन कौन है, तो बस इसमें याद रखना है आपको कि शुजाउद्दीन जो है मुर्शिद कुली खां के दामाद। ये कौन होते हैं, तो मुर्शिद कुली खां के दामाद होते हैं। एक पॉइंट इसमें और रखना है याद आपको कि ये मोहम्मद शाह रंगीला से बिहार उड़ीसा, मोहम्मद शाह रंगीला से बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल के सूबेदार प्राप्त करते हैं। आपसे इनका एक थर्ड पॉइंट भी याद रख लीजिए, जो इनसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि शुजाउद्दीन जो है बिहार में उड़ीसा
बिहार उड़ीसा के सूबेदार के रूप में बिहार उड़ीसा के सूबेदार के रूप में अलीवर्दी खां को नियुक्त करते हैं। अलीवर्दी खां को नियुक्त करते हैं। अब देखिए सुजाउद्दीन से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुजाउद्दीन कौन है, तो मुर्शिद खां कुली खां के दामाद थे और इन्होंने क्या कार्य किया, तो मोहम्मद सारंगीला से बिहार उड़ीसा तथा बंगाल के सूबेदारी प्राप्त करते हैं और बिहार उड़ीसा के सूबेदारी के रूप में अलीवर्दी खां को नियुक्त करते हैं। बस इनसे ज्यादा आपको इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। अब सुजाउद्दीन के मृत्यु के पश्चात इनका बेटा सरफराज खां गद्दी पे बैठता है। तो सरफराज खां जब सरफराज खां गद्दी पे बैठता है तो आपको इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो सबसे पहले जानेंगे कि सरफराज खां कौन है और ये गद्दी पे कब बैठते हैं। तो सरफराज खां गद्दी पे 1739 ईस्वी में बैठता है और ये जो सरफराज खां होते हैं सुजाउद्दीन के पुत्र होते हैं। सुजाउद्दीन के पुत्र और जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो एक उपाधि धारण करते हैं। इस उपाधि को, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये उपाधि किस उपाधि को धारण करते हैं, तो ये हैदर जंग, हैदर जंग तथा आलम उद्दौला की तो आपको याद रखना है कि सरफराज खां जो उपाधि धारण करते हैं किसकी, तो हैदर जंग और आलम उद्दौला के की उपाधि धारण करते हैं। और सरफराज खां 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ते हैं जिसे गिरिया के युद्ध, जिसे गिरिया का युद्ध के नाम से जानते हैं। तो गिरिया का युद्ध में एक और अलीवर्दी खां तथा दूसरी तरफ एक और अलीवर्दी खां तथा दूसरी तरफ सरफराज खां एक और अलीवर्दी खां और दूसरी ओर सरफराज खां, और इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत होती है और सरफराज खां इस युद्ध में हार जाते हैं। और सरफराज खां के बाद इस गद्दी पे अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब के रूप में आते हैं। तो अलीवर्दी खां के बारे में जाने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो अलीवर्दी खां में 3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि अलीवर्दी खां कौन थे। तो अलीवर्दी खां जो है आपको मुर्शिद कुली खां के सेनापति, उत्तराधिकारी नहीं कह सकते, ऐसे सेनापति थे जो योग्य सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। जब मुर्शिद कुली खां गद्दी पे बैठते हैं, ये 1740 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं और गद्दी पे बैठने के उपरांत ये मोहम्मद शाह रंगीला से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त करते हैं। बंगाल, बिहार
तथा उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त कर लेते हैं। साथ में ये एक इम्पोर्टेंट है वीवीआई, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलीवर्दी खां अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हैं। अंग्रेजों की तुलना किससे करते हैं? तो मधुमक्खी से करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि अंग्रेज जो है एक मधुमक्खी के छत्ते की भांति है, जो अगर इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये क्या करेंगे? नहीं छेड़ोगे तो अगर इसे नहीं छेड़ोगे तो ये क्या करेंगे? शहद देंगे। क्या करेंगे? शहद देंगे। अगर इसे नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे, और अगर इसे छेड़ोगे तो ये क्या करेंगे? काट खाएंगे। अगर इसे छेड़ोगे तो काट खाएंगे। मार डालेंगे। तो ये याद रखना है। अलीवर्दी खां के बारे में बस 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है मोहम्मद शाह रंगीला से ये बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी प्राप्त करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर तुम इसे नहीं छेड़ोगे तो ये शहद देंगे, और अगर इसे छेड़ोगे तो वो क्या करेंगे? काट काट कर मार डालेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अंग्रेजों के साथ अच्छे से रहोगे तो वो तुम्हें क्या करेंगे? फायदा देंगे, और नहीं अगर उनसे उलझोगे तो फिर वो युद्ध करेंगे। और फिर चलिए, तो यहां तक आपको अलीवर्दी खां से भी कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अलीवर्दी के उपरांत सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठते हैं। सिराजुद्दौला, देखिए ये शासक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके बीच युद्ध प्रारंभ होती है। साथ में यहां से अंग्रेज की शक्ति को बढ़ावा मिलता है, और अंग्रेज का बंगाल में बहुत ज्यादा वर्चस्व हो जाता है। तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं, और गद्दी पे बैठने के उपरांत इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको देखते हैं। तो अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है तो उनकी 3 बेटी होती है। तो 3 बेटी होती है, तो सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां के नाती होते हैं। तो 2 बेटी के जो पुत्र होते हैं उन्हें गद्दी पे ना बैठाने के कारण एक षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला को गद्दी पे बैठाया जाता है। जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो इनकी एक मौसी जिसकी नाम घसीटी बेगम के नाम, और इनका एक चचेरा भाई शौकत जंग और होते हैं जो इनके विपरीत होते हैं। और अंग्रेजों के से मिलने के उपरांत और इनके एक सेनापति जिनका नाम मीर जाफर, ये अंग्रेजों से मिलकर 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराते हैं, और सिराजुद्दौला को मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। तो चलिए, ये कहानी स्टार्ट होती है आपको 1756 ईस्वी में
जिसमें सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठते हैं, और जब ये गद्दी पे बैठते हैं उस समय यूरोपीय शक्ति बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। और सिराजुद्दौला कौन होते हैं? तो अलीवर्दी खां के नाती। याद रखना है, ये अलीवर्दी खां के नाती। तो अलीवर्दी खां के नाती होते हैं और ये गद्दी पे बैठते हैं। तो जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार, जिनका नाम, इनकी एक मौसी होती है जिनका नाम घसीटी बेगम, मौसी घसीटी बेगम, चचेरा भाई, इनका चचेरा भाई जिनका नाम शौकत जंग, और ये शौकत जंग जो होते हैं उस समय पूर्णिया के नवाब होते हैं, उस समय पूर्णिया के नवाब। इनके सेनापति मीर जाफर, साथ में जगत सेठ, कुछ व्यापारी होते हैं जिनका नाम जगत सेठ, अमीर चंद, जब सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठते हैं तो जिस मकसद से सिराजुद्दौला को गद्दी पे बैठाया जाता है वो मकसद में सिराजुद्दौला कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो जब वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, साथ में उनकी मौसी के पुत्र को जब गद्दी पे नहीं बैठाया जाता है तो इनसे उनकी मौसी भी उनके शत्रु बन जाते हैं। साथ में उनका चचेरा भाई जो शौकत जंग पूर्णिया के नवाब के रूप में उपस्थित रहते हैं, और सेनापति मीर जाफर। तो सेनापति मीर जाफर के धोखेधारी के कारण सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाती है। बस आपको याद रखना है क्या, अब जब ये सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठे और जब इनके शौकत जंग जो हैं पूर्णिया के नवाब, इनके द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो ये बात सिराजुद्दौला को पता चला और सिराजुद्दौला क्या करते हैं, अपनी सेनापति लेकर, अपने सेना को लेकर पूर्णिया की ओर प्रस्थान करते। मगर कुछ समय पश्चात पता चलता है, रास्ते में ही जब वो रहते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेजों की पद्र कोलकाता में, बंगाल में अत्यधिक हो गए हैं। तो वो अपनी सेना को वापिस कोलकाता लाके कोलकाता पे वो अधिकार कर लेते हैं। उनके विपरीत पुनः उनके बाद वो पूर्णिया जाते हैं और एक युद्ध लड़ते हैं, जिस युद्ध का नाम, ये युद्ध 1756 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिस युद्ध का नाम मनिहारी का युद्ध के नाम से जानते हैं, मनिहारी। तो ये मनिहारी का युद्ध 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के बीच होता है, और जिसमें शौकत जंग की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला की जीत होती है। सिराजुद्दौला के जीत के उपरांत सिराजुद्दौला का वर्चस्व बढ़ जाता है और एक युद्ध, जिस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, तो ये युद्ध का कारण
जब अंग्रेजों को पता चला कि सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठ गए हैं, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में जब आप लोग 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पराजित किया जाता है, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का भी उत्साह चरमोत्कर्ष पे होता है, साथ ही सिराजुद्दौला की भी जीत चरमोत्कर्ष पे होती है। तो इन दोनों के बीच टकराव होता है, जिस टकराव में प्लासी का युद्ध होता है। मगर प्लासी के युद्ध के पहले अंग्रेज सोच रहे किस प्रकार मैं सिराजुद्दौला को कमजोर करूं। तो सिराजुद्दौला जब पूर्णिया के नवाब को हराकर आते हैं बंगाल, तो वो अंग्रेजों को कर वसूलने से मना करते हैं। तो वो अंग्रेजों को कर वसूलने से मना करते हैं। तो अंग्रेजों को कर वसूलने से क्या करते हैं, मना करते हैं। मगर अंग्रेज इस बात से उनकी बातों की अवहेलना करते हैं, और इसके बाद सिराजुद्दौला क्रोधित होते हैं, और क्रोधित होकर वो ब्रिटिशों के द्वारा कासिम बाजार के पर्यवेक्षण की अनुमति नहीं देते, अर्थात कि कासिम बाजार पर कब्जा कर लेते हैं। और ये कासिम बाजार पे कब्जा कर लेते हैं, और कासिम बाजार पे कब्जा करने के बाद एक घटना फोर्ट विलियम, आपको पता है फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं, और फोर्ट विलियम पे कब्जा करने के उपरांत अंग्रेजी सैनिकों और अधिकारी, अंग्रेजी सैनिक और अधिकारी को कैद कर देते हैं। फोर्ट विलियम में कब्जा कर अंग्रेजी सैनिकों और अधिकारियों को क्या करते हैं, वहां कैद कर लेते हैं। जब वो सैनिकों और अधिकारियों को कैद कर लेते हैं, यह घटना जो है 1756 ईस्वी की है। 20 जून 1756 ईस्वी में कैद कर लेते हैं, और इनके बाद बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। जब वो 21 जून को किला खोलते हैं तो देखते हैं क्या कि बहुत से सैनिक मारे गए हैं, और करीब 233 सैनिक, करीब 233 सैनिक, 246 सैनिक, 246 सैनिक फोर्ट विलियम किला में कैद होते हैं। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 21 जून को जब ये किला खोला जाता है, तो उनमें मात्र 23 सैनिक जीवित बचते हैं। और सिर्फ
27 सैनिक जीवित बचते हैं, मगर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि एक सैनिक जिनका नाम हॉलवेल और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि एक सैनिक जिनका नाम हॉलवेल है, और हॉलवेल जब जीवित लौटते हैं तो उन्हें वो अंग्रेज अधिकारियों को पता चलता है, तो अंग्रेज अधिकारी बंगाल छोड़ के एक द्वीप पे जाकर स्थान ग्रहण करते हैं और छिप जाते हैं वहाँ। और जब ये सूचना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यूरोप में प्राप्त होती है, तो उनके अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन बंगाल बुलाया जाता है। तो उन्हें मद्रास से बंगाल बुलाया जाता है, किसी रॉबर्ट क्लाइव को। तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की सहायता से पुनः कासिम बाजार, चंद्रनगर तथा कोलकाता को जीत लिया जाता है, और वहाँ जीतने के उपरांत तो आपको याद रखना है कि वो अधिकारी का क्या नाम था, तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, जो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के द्वारा पुनः चंद्रनगर, पुनः कासिम बाजार, फोर्ट विलियम किला, कोलकाता, तो रॉबर्ट क्लाइव प्लस और वाटसन के द्वारा अंग्रेजी अधिकार जो है पुनः कासिम बाजार, फोर्ट विलियम किला और कोलकाता पे अधिकार कर लेते हैं। और इसके उपरांत रॉबर्ट क्लाइव एक संधि करते हैं, जिस संधि का नाम अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि होती है अलीनगर की संधि। अब देखिए इस अलीनगर की संधि में क्या होता है। अलीनगर की संधि